चलो भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पढ़ने से पहले हम टैक्स के कुछ बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स किसे क्या कहा जाता है भाई? टैक्स एक तरह की कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को की जाती है, और ये पेमेंट जो है, ये पेमेंट गवर्नमेंट को कौन करता है? ये पेमेंट गवर्नमेंट को की जाती है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा और फर्म्स के द्वारा। ठीक है जी। टैक्स कोई वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जिसका दिल करा उसने दे दिया। अगर किसी पर्सन के ऊपर टैक्स का बर्डन चला जाता है तो फिर उसको हर हाल में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि टैक्स जो है वो एक तरीके की कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को की जाती है, और वो पेमेंट हाउस होल्ड या फर्म्स करते हैं। समझ आई बात या नहीं आती? अब हाउस होल्ड कैसे पे करते हैं, फर्म्स कैसे पे करते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें एक बात क्लियर है कि टैक्स जो है वो एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को की जाती है। चलो यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं और आप लोग कौन है? हाउस होल्ड। हमें क्या करते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, और जब हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हमें क्या पे करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जीएसटी पे करना पड़ता है। यानी हाउस होल्ड सेक्टर क्या पे कर रहा है? जीएसटी पे कर रहा है। फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स प्रॉफिट कमाती हैं, और फर्म के लिए कमाया हुआ प्रॉफिट क्या होता है? इनकम। और इनकम के ऊपर उन्हें क्या पे करना पड़ता है? इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। समझ आई बात? ये नहीं तो ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दिया कि टैक्स जो है वो एक तरह की कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड सेक्टर भी पे करता है और फर्म्स भी पे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स की क्लासिफिकेशन को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक है स्पेसिफिक और वैल्यू एडेड। ये तीन तरीके से टैक्स को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बारे में समझते हैं कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या है। देखो ऐसा है कि हमारे देश में एक टैक्स है जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है, और इनकम टैक्स के बारे में कुछ छोटी सी बात ये समझा देता हूँ कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे गवर्नमेंट टैक्स के रेट को भी इंक्रीज कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए किसी की इनकम 0 से 2.5 लाख के बीच में है तो उसे टैक्स कितना देना पड़ता है? निल। उसके लिए टैक्स रेट क्या है? निल। किसी की इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली गई, 5 लाख तक पहुंच गई, उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5%। 5 लाख से 10 लाख पहुंच गई, उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। 10 लाख से ऊपर पहुंच गई, हाँ जी, अबव पहुंच गई, उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 30%। यानी जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी प्रोग्रेस कर रहा है। तो यानी हमारे देश में जो इनकम टैक्स लिया जाता है वो इनकम की प्रोग्रेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टैक्स का भी प्रोग्रेस होगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्या है भाई? प्रोग्रेसिव टैक्स। हम बात करते हैं किसकी? जीएसटी की। देखो जीएसटी के साथ मैटर क्या है? जीएसटी कैसा टैक्स है कि मान लीजिए आप मैकडी से बर्गर परचेज कर रहे हैं तो एक अमीर आदमी को भी बर्गर के प्राइस के साथ सेम रेट का टैक्स देना पड़ेगा, और एक गरीब आदमी को भी बर्गर के प्राइस के साथ साथ सेम रेट का टैक्स देना पड़ेगा। यानी 100 रुपये का बर्गर है और अगर उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है तो चाहे अमीर हो उसे भी 5% के रेट पर टैक्स देना है, चाहे गरीब हो उसे भी 5% के रेट पर टैक्स देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो जीएसटी है, जीएसटी एक प्रकार का क्या है भाई? रिग्रेसिव टैक्स। यानी ये अमीर और गरीब के अंदर भेदभाव नहीं करता। यानी जहां पर सिंगल टैक्स
टैक्स रेट का मामला होता है, ऐसे हम टैक्स को क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। और जहां पर टैक्स का रेट इनकम के साथ साथ प्रोग्रेस करे उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ में आई बात या नहीं आती? तो एक बात हमें क्लियर होती है, हम कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज हमें शुरुआत से ही मालूम होनी चाहिए कि जीएसटी एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स है, और सॉरी इनकम टैक्स एक तरीके का प्रोग्रेसिव टैक्स है और जीएसटी एक तरीके का रिग्रेसिव टैक्स है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। देखो ये जो डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे गवर्नमेंट है और एक टैक्स पेयर है। अगर गवर्नमेंट टैक्स पेयर से डायरेक्टली खुद टैक्स कलेक्ट कर ले तो वो टैक्स क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स। और हमारे इंडिया में एक टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट टैक्स पेयर से खुद कलेक्ट कर लेती है, और वो कौन सा है, इनकम टैक्स। समझ आई बात या नहीं आती? देखो मैं बार बार इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना ही है ये टैक्सेशन के अंदर, या तो इनकम टैक्स पढ़ना है या जीएसटी पढ़ना है। समझ आई बात या नहीं आती? तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर से इनकम टैक्स खुद कलेक्ट कर लेती है, बीच में किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो टैक्स गवर्नमेंट टैक्स पेयर से डायरेक्टली खुद पर कलेक्ट कर रही है तो ऐसे टैक्स को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। लेकिन जीएसटी के साथ मैटर क्या होता है, जीएसटी के साथ क्या होता है, बीच में होती है फर्म। कौन होती है, फर्म। फर्म अपना प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट का प्राइस लेती है, साथ में जीएसटी लेती है। यानी टैक्स पेयर को प्रोडक्ट का प्राइस और जीएसटी किसे पे करना पड़ता है, फर्म को। और फिर फर्म प्राइस तो अपने पास रख लेती है और जीएसटी का अमाउंट किसे पे कर देती है, गवर्नमेंट को। अब बताओ अल्टीमेटली टैक्स पेयर से गवर्नमेंट के पास टैक्स तो पहुंच गया, लेकिन बीच में किसकी जरूरत पड़ी, इंटरमीडियरी की। तो ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी जो है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है जी, मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मेन लॉ हम बाद में स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात स्पेसिफिक और वैल्यू एडेड टैक्स की। स्पेसिफिक और वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखो अगर आपको जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करना है ना, तो ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये चाहे मैं बात स्पेसिफिक टैक्स की करूं या वैल्यू एडेड टैक्स की करूं, इन दोनों में से एक भी टैक्स का लेना देना इनकम टैक्स से नहीं है। ये दोनों ही टैक्स, चाहे मैं बात स्पेसिफिक टैक्स की कर रहा हूं या वैल्यू एडेड टैक्स की कर रहा हूं, ये दोनों ही टैक्सेस जो लगते हैं ना वो लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस पर लगते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे। यानी स्पेसिफिक टैक्स भी गुड्स या सर्विसेज पर लगने वाला है और वैल्यू एडेड टैक्स भी गुड्स या सर्विसेज पे लगने वाला है। लेकिन ये क्या चीजें हैं, अब जरा बड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो होता क्या है, मान लेते हैं किसी गुड्स को मार्केट में बेचा जा रहा है, गुड्स को मार्केट में बेचा जा रहा है और गुड्स बेचने वाले से कहा है कि तुम्हें गुड्स बेचने पर कस्टमर से अपना प्राइस भी लेना है और साथ में क्या लेना है भाई, हाँ जी, प्राइस के साथ साथ क्या लेना है, टैक्स भी लेना है। क्या लेना है भाई, टैक्स। कमोडिटी के ऊपर आपको टैक्स भी लेना है। तो अब गुड्स बेचने वाला गवर्नमेंट से पूछता है कि ये जो टैक्स है, इस टैक्स की अमाउंट को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, इस टैक्स की अमाउंट को मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो अब गवर्नमेंट इस टैक्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के दो रास्ते बता सकती है। या तो गवर्नमेंट कहे कि यार देखो क्वांटिटी जितनी है ना उस हिसाब से टैक्स लगा लेना, या गवर्नमेंट कहे वेट जितना है ना उस हिसाब से टैक्स लगा लेना। जितना बड़ा साइज है कमोडिटी का उतना टैक्स लगा लेना। यानी जो क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जो कमोडिटी आप बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं गवर्नमेंट को उससे लेना देना नहीं। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट उसकी क्वांटिटी, उसके वेट और उसके साइज से रिलेटेड है। तो यानी जब गवर्नमेंट टैक्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए किसी वैल्यू को यूज नहीं करती, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वेट या फिर साइज को यूज करती है। जैसे किसी जमाने में या बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होता है, सिगरेट जितनी ज्यादा बड़ी सिगरेट होगी, जितनी लंबी सिगरेट होगी, उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या होगा, टैक्स होगा।
समझ आई बात या नहीं आती? यानी प्रोडक्ट की अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा टैक्स का रेट या टैक्स का अमाउंट, प्रोडक्ट के साइज, क्वांटिटी या वेट पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे टैक्स को पता है क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक टैक्स। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक टैक्स। समझ में आई बात या नहीं आती? क्लियर हुई बात? स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? लेकिन सर टैक्स की अमाउंट के लिए अगर वैल्यू यूज की जाए, क्या यूज की जाए? वैल्यू यूज की जाए, तो उस वैल्यू के लिए जब वैल्यू को यूज किया जाता है तो उसी से बना है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बना है भाई? वैल्यू एडेड टैक्स। और हमारे इंडिया में जिस जीएसटी की बात आप कर रहे हैं वो जीएसटी एक तरीके से क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी हम जो प्रोडक्ट पर लगाते हैं वो क्वांटिटी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से नहीं लगाते, वो हम किसके ऊपर लगाते हैं? वैल्यू पर। लेकिन आप एक चीज देखिए, सिर्फ वैल्यू वर्ड नहीं लिखा हुआ, साथ में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू एडेड। क्या लगा हुआ है? वैल्यू एडेड। और इसी कॉन्सेप्ट को अब मैं समझाने जा रहा हूं कि ये वैल्यू एडेड बेसिकली होती क्या चीज है। देखो, जितना अच्छा हम वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से हमें जीएसटी समझ में आएगा। समझ आई बात ही नहीं? बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जीएसटी के अंदर जो हमें क्लियर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है? इसमें से देखो, ना ही तुम्हें कुछ लिखना है और ना ही कुछ क्या नाम है नोट करना है, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक बातें हैं जो हमें नॉर्मली समझ में आनी चाहिए। समझ आई बात? ये नहीं क्या लिखना है क्या नहीं उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में समझते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या चीज है। देखो, मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर है ए, एक प्रोड्यूसर है बी और एक कस्टमर है सी। समझ आई बात या नहीं है? ये प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2 और ये कंज्यूमर। ठीक है जी? इन्होंने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जिसकी कॉस्ट आई 100 रुपये। कितनी आई? 100 रुपये। फिर उस पर इन्होंने अपना कुछ प्रॉफिट लगाया, लेट सपोज 50 रुपये, और प्रोडक्ट कितने का हो गया? 150 रुपये का। ये प्रोड्यूसर बी को सप्लाई करते हैं। समझ आई बात या नहीं आती? ये जो प्रोड्यूसर बी है ये इनको सप्लाई करते हैं। तो ये उनको सामान बेचने जा रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा एक काम करिए आप इसके ऊपर सेल टैक्स लगाइए। क्या लगाइए? सेल टैक्स। इन्होंने कहा ठीक है लगा देते हैं। सेल टैक्स भी नहीं, गवर्नमेंट ने कहा आप क्या लगाइए? पहले एक्साइज ड्यूटी लगाइए, क्योंकि आपने गुड्स को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है ना, और गुड्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर क्या चार्ज होती थी? एक्साइज ड्यूटी। तो इन्होंने कहा ठीक है एक्साइज ड्यूटी लगा लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी लगाई, मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी का रेट 10% ले लेते हैं आसानी के लिए। कितनी हो गई चीज़? हाँ जी, 150 का 165। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। क्या किया? मैन्युफैक्चर। अब फिर इस गुड को आप बेचने जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंंट आ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट कहती है देखो जी गुड्स को बेचने के लिए लगाना पड़ता है सेल टैक्स। क्या लगाना पड़ता है? तो उन्होंने कहा चलो जी सेल टैक्स लगा देते। इन्होंने पूछा रेट क्या है भाई सेल टैक्स का, बताइएगा जरा। इन्होंने कहा भाई सेल टैक्स का रेट है 10%। तो 165 का 10% कितना हुआ भाई? 16.5। ठीक है, आसानी के लिए मैं इसे 17 रुपये मान लूँ। कितना हो गया भाई? 182। अब मैं आपको ना सबसे पहली परेशानी यहीं पर दिखा देता हूं। यहीं पर जब ये सेल टैक्स चार्ज हुआ 17 रुपए का, तो ये 16.5 है मान लो इसे, तो ये 16.5 किस वैल्यू पर लगा? 165 पे। और इस 165 के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ था? टैक्स। इसके अंदर जुड़ा हुआ था 150 रुपये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 15 रुपये का एक्साइज ड्यूटी। आए ना? बताओ मुझे, ऐसा ही था कुछ? फिर आपने इसके ऊपर क्या लगाया? सेल टैक्स लगाया। क्या लगाया? सेल टैक्स लगाया। अब वो जो सेल टैक्स लगा है 17 रुपये का,
ये 150 रुपये के ऊपर भी लगा है और इस 15 रुपये के ऊपर भी लगा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एक्साइज ड्यूटी लगा रहे थे तो एक्साइज ड्यूटी लगाते वक्त 150 रुपये पे आप ऑलरेडी टैक्स लगा चुके थे, नहीं लगा चुके थे? बताओ मुझे। तो यानी सेल टैक्स जब लगा तो 150 रुपये की वैल्यू दोबारा से टैक्स हुई। क्या हुई भाई? दोबारा से टैक्स। इस चीज को क्या कहा जाता है? डबल टैक्सेशन। क्या कहा जाता है? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के टाइम पर लग तो गया था एक्साइज ड्यूटी 10% इसके ऊपर, लेकिन जब सेल टैक्स लगाने आए, हाँ जी, सेल टैक्स लगाने आए तो सेल टैक्स के टाइम पर दोबारा से 150 रुपये को क्या किया गया? घेरे में लिया गया। समझ में आई बात? ये नहीं आती तो सर ये तो गलत है ना, आपको सेल टैक्स को दोबारा से 150 के ऊपर चार्ज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला इस चीज का है कि एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो पे किसको होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये जो सेल टैक्स है ये किसको पे होता है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना आपकी, ये बिल्कुल भी रियायत नहीं करेगी कि 150 रुपये ऑलरेडी टैक्स हो चुका है नहीं हो चुका। वो कहते हैं हमें तो पता नहीं भाई कब टैक्स हुआ। वो कहते हैं एक्साइज ड्यूटी पे करते वक्त ना टैक्स हो चुकी है, वो वैल्यू ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी तो हमें उससे क्या लेना देना? ये 15 रुपये का टैक्स किसको पे करने वाले हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने वाले ना। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस वैल्यू पर टैक्स ऑलरेडी वो लगा चुकी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस वैल्यू पर टैक्स लगा चुकी है तो हम थोड़ी मानने देंगे उन्होंने लगाया हो या नहीं लगाया हो, हमें तो भाई सेल टैक्स चाहिए अपना। यानी दो गवर्नमेंट के बीच में मतभेद के कारण, हाँ जी, सेंट्रल और स्टेट में मतभेद के कारण एक ही वैल्यू को दो अलग अलग बार क्या किया जा रहा है? टैक्स किया जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डबल टैक्सेशन। और तो और इस 165 के अंदर और क्या जुड़ा हुआ है? 15 रुपए की एक्साइज ड्यूटी टैक्स। यानी आप जब सेल टैक्स का 10% लगा रहे थे तो इस 165 में 150 पर तो हो रहा था डबल टैक्सेशन। समझ आई बात? ये नहीं आई। और 15 रुपए के ऊपर भी टैक्स लग रहा है तो उसे कहते हैं हम टैक्स ऑन टैक्स। क्या कहते हैं? टैक्स ऑन टैक्स। एंड इट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। इस चीज को क्या कहा जाता है? कास्केडिंग इफेक्ट। तो यानी आपने दो प्रॉब्लम को यहां पर ऑब्जर्व किया। दो प्रॉब्लम को क्या किया? ऑब्जर्व। सबसे पहली चीज, सेल टैक्स लगते वक्त ही डबल टैक्सेशन भी हो रहा है और टैक्स ऑन टैक्स भी लग रहा है, और जिसकी वजह से सेल टैक्स की अमाउंट 17 आई और ये कितना हो गया? 182। कितना हो गया भाई? चलो जी, अब 182 में ये इसके पास चला गया। अब इस 182 में इसने अपना क्या लगाया? प्रॉफिट। प्रॉफिट मान लेते हैं भाई, इसने लगा लिया अपना 18 रुपये। तो ये चीज कितने की हो गई? 200। अब ये कंज्यूमर को बेचने जाता है तो इसे भी क्या लगाना पड़ेगा? सेल टैक्स। क्या लगाना पड़ेगा? 10% के रेट के हिसाब से सेल टैक्स कितना होता है? और चीज कितने की हो गई? 220। और ये जाकर चीज कितने में मिलेगी कस्टमर को? 220। अब मुझे बताओ, ये जो 20 रुपये यहां पर लगा, ये जो 20 रुपये यहां पर लगा, इस 20 रुपये के अंदर क्या क्या कंपोनेंट थे? 182। और ये 182 किन चीजों को मिलकर बना था? 150 रुपये, जिसके ऊपर पहले भी 2 बार टैक्स हो चुका था। फिर उसके बाद 15 रुपये जो कि क्या थी? एक्साइज ड्यूटी थी। और 17 रुपये जो कि क्या था? सेल टैक्स। समझ आई बात? ये नहीं, यानी इस 182 के अंदर ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी। बस अलग से क्या आ रहा था नया? 18 रुपये का प्रॉफिट। और आपने टैक्स किस वैल्यू पे लगाया? 200। किस पे लगाया? 200। वैल्यू ऐड कितनी हुई थी? 18। लेकिन टैक्स किस पर लगा? 200 पर। किस पर लगा? 200 पर। समझ आई बात? और इस 200 के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ था? 150, जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स हो चुका था। यानी फिर दोबारा क्या हुआ? डबल टैक्सेशन। फिर उसके बाद 15 रुपये पर तो पहले भी टैक्स लग चुका था, अब दोबारा लगा, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। फिर इस 17 रुपये के ऊपर भी टैक्स लगा, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। बस 18 रुपये अभी अभी वैल्यू ऐड हुई थी, उसके ऊपर नया टैक्स लगता तो ठीक रहता। लेकिन आप देखिए 3 चीजें बार बार टैक्स हो रही। समझ आई बात? इसी वजह से क्या होता था? इसी वजह से क्या होता था? चीजें महंगी हो जाती थी, क्योंकि आप देखिए ना मल्टीपल टाइम चीजों को क्या कर रहे हैं? टैक्स कर रहे हैं। समझ आई बात? ये नहीं आती। फिर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है किस चीज का? वैल्यू एडेड टैक्स का। क्या निकल कर आता है? वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया किसके थ्रू? जीएसटी के थ्रू, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के थ्रू। अब जरा देखो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स किस तरीके से है, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। क्या समझाने जा रहा हूं भाई? जीएसटी क्या है? एक तरीके का वैल्यू एडेड टैक्स। कैसे है जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले जीएसटी के आने की वजह से क्या हुआ
एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स, ये दो अलग अलग टैक्स है। हाँ जी, खत्म हो गया। आज एक ही तरीके का टैक्स है और वो क्या है, जीएसटी। वैसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो खत्म हुए हैं, लेकिन फिलहाल मैं मेजरली इन दोनों की बात कर रहा हूँ। समझ आई बात या नहीं आती? एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स। अब जरा आप देखिए, तीन लोग हैं, ए, बी और सी। सेम वही चीज़ रहेगी। कॉस्ट कितने की पड़ी? 100 रुपये। प्रॉफिट कितने का लगाया? 50 रुपये। चीज़ कितने की हो गई? 150। गवर्नमेंट कहती है 10% जीएसटी लगाओ, हम लगा देते हैं 15 रुपये। बताइए जी कितना हुआ? 165 का। पहली बात, सिर्फ एक ही चीज़ है जीएसटी, ना एक्साइज है ना सेल टैक्स है। एक ही चीज़ है, क्या है भाई? जीएसटी। आपने जीएसटी लगाया सर, पर ये तो गलत चीज़ है, ये तो गलत है, क्योंकि पहले तो 10-10% दोनों अपना अपना ले रहे थे। चलो यार जीएसटी को 20% कर दो, लो और क्या लोगे? जीएसटी को क्या कर दो? 20% कर दो, 10% ना मानो, 20% कर दो, ठीक है ना? 10% किसको चला जाएगा? राज्य सरकार को। 10% किसे चला जाएगा? केंद्र सरकार को। कितना होता है भाई? 30। कितना का हुआ? 182। बताओ, ओ सॉरी 180। पहले चीज कितने की थी? कितने की थी पहले चीज? 182। अब कितने की आ रही है? 180। अब भी 10% ही टैक्स लग रहा है और 20% ही लग रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले क्या है? सस्ती हो गई चीज, नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि एक वैल्यू को दो बार टैक्स नहीं किया गया। बताओ मुझे, समझ आती है बात या नहीं आती? चीज सस्ती हो गई, सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तो आगे और देखना है। इसके पास ये कितने में पहुंची? 180 में। कितने में पहुंची? पहले इसने कितने का प्रॉफिट जोड़ा था अपना? 18 रुपए का। अब भी कितने का जोड़ते हैं? 18 का जोड़ते हैं। कितना हुआ ये? 198। कितना हुआ ये? 198। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मिस्टर बी है, इनके लिए कॉस्ट 180 रुपए हुई है क्या? इनके लिए कॉस्ट 180 रुपए नहीं हुई है। ये बंदा ना, मिस्टर बी, लड़ जाता है गवर्नमेंट से जाके और कहता है यार एक बात बताओ, मैं तो अपने आप में खुद क्या हूं? बिजनेस हूं। क्या हूं मैं अपने आप में? खुद बिजनेस। तो आप मुझसे 30 रुपए का जीएसटी क्यों ले रहे हैं? जीएसटी कौन पे करना है? किसको पे करना चाहिए? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे। तो मैं तो इसको कंज्यूम नहीं करने वाला ना, मैं तो फर्दर इसे क्या करने वाला हूं? आगे बेचने वाला हूं। तो मुझसे क्यों जीएसटी ले रहा है? गवर्नमेंट कहता है, ये क्या, गवर्नमेंट कहती है भाई हमें क्या पता तू इसे कंज्यूम करेगा या आगे बेचेगा। ये कहता भाई तुम भरोसा करो कुछ। समझ आई बात? वो कहते नहीं भाई हम भरोसा नहीं करते किसी पे। समझ आई बात? ये नहीं आती। तो गवर्नमेंट कहती है अगर तू इसे आगे बेचेगा ना, तू ये 30 रुपए, हाँ जी, क्या ये जो 30 रुपए हमसे वापस ले ली। क्या कर ली? तू इसे अपनी कॉस्ट मत मान, तू अपनी कॉस्ट सिर्फ किसे मान? 150 रुपए को। किसको मान? 150 रुपए को। और ये जो अपने 30 रुपए है ना, तू ये हमसे क्या कर लियो? वापस ले लियो। हम तुझे वापस कर देंगे। तू कहता है कि तू कंज्यूमर नहीं है, तू आगे बेचने वाला है, कोई बात नहीं, तू अभी इसे फिलहाल पे कर दे, इसे हमारी जेब में आने दे। किसकी जेब में चला गया? गवर्नमेंट की जेब में। तू अभी फिलहाल इसे हमारी जेब में आने दे। अगर तू कंज्यूमर नहीं है ना, तो तू इसे आगे बेच दियो, हम तुझे ये तेरे 30 रुपए क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ठीक है? ये कहता अच्छा जी पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। तो ठीक है चलो जी, मेरे लिए मेरी कॉस्ट कितनी है? 150। कितनी है कॉस्ट? क्योंकि 30 तो वापस मिलने वाले हैं ना, और जो चीज वापस मिलने वाली है उसे कॉस्ट क्यों माने हम अपनी? बताओ चीज कितने की हुई? 168। अब ये आगे बेचेगा, ये बेचेगा तो इसे तो जीएसटी लगाना पड़ेगा ना, तो ये जीएसटी लगाता है। समझ आई बात या नहीं आती? ये क्या लगाता है भाई? जीएसटी लगाता है। अब मुझे बताओ इस वक्त जीएसटी कितना लगाता है यहाँ पर? 10%। हाँ जी, यहां पर भी कितना लगा देता हूं? 10%। तो बताओ 168 का 10% कितना होता है? 16.8। 17 रुपए मान लो। हाँ जी, कितने? 17 रुपए। कितना हो गया ये? 185। कितना हुआ भाई? 185। और ये चीज किसको पहुंची? 185। पहले बताओ मुझे, सस्ती हुई नहीं चीज? सस्ती हुई। रेट ऑफ टैक्स दोनों जगह सेम अप्लाई करें मैंने, और ऑटोमेटिकली देखो क्या हुआ है? चीज क्या हुई है? सस्ती। वहां 220 की गई थी और यहाँ कितने में पहुंची है? 185 में। अब जरा इसकी कहानी तो पूरी कर लेते हैं। रिकवर कैसे करेंगे? अभी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसने क्या करा भाई? कितने पे बेचा इसे? हाँ जी, 185 पे बेचा, 17 का टैक्स। चलो एक काम करता हूँ, इसका रेट 20% ही कर देता हूँ। कोई बात नहीं।
168 का 20% करो कितना होता है? 33 पॉइंट समथिंग है शायद, 34 मान लेते हैं। चलो जी बताओ कितने का हो गया? 168 में 30 जोड़ो 202। अब देखो ज़्यादा टैक्स लगाने के बावजूद भी, यहाँ तो 10% लगाया था, यहाँ 20% लगाने के बावजूद भी सी के पास चीज़ कितने में पहुंची है? 202 रुपये में। अब इसका मामला निपटाते हैं। ये गवर्नमेंट से कहता देखो जी मैंने अपनी चीज़ 168 की थी, उसे 34 रुपये का टैक्स लगा के कस्टमर को बेच दी, तो मेरे पास कितने रुपए आए हैं? 34 रुपये। अब गवर्नमेंट कहेगी 20 से लाओ भाई, 34 रुपये वापस करो। क्या करो भाई? 34 वो कहेगा 30 रुपये मेरे तुम्हारे पास ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तुम मुझे वापस करने का वादा कर रहे नहीं थे ना, तो अब मैं सिर्फ तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 4 रुपये। बात समझ आई नहीं? गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचेगा? 4 रुपये। यानी गवर्नमेंट के पास टोटल मिलाकर कितने टैक्स पहुंचा है? 30 रुपये पहले पहुंचा था, 4 रुपये बाद में पहुंचा। अब जरा एक चीज देखो, यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट ने 30 रुपए का टैक्स किस वैल्यू पर यहां लिया? 150 पर। किस पर लिया? 150 पर। यहां पर जो ये 34 कैलकुलेट हुआ वो भले से 168 पे कैलकुलेट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने 30 रुपए क्या कर दिए? वापस करवा दिए। और गवर्नमेंट ने सिर्फ कितना टैक्स लिया? 4 रुपए। कितना टैक्स लिया? अब मुझे एक बात बताओ, इस 150 पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका था और इस बार वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 18 का 20% कितना होता है भाई? 3.6, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना कर दिया था? 4 रुपये। यानी आप एक चीज देखो, गवर्नमेंट ने 150 रुपए के ऊपर पहले ही 30 रुपए का टैक्स ले लिया, तो दोबारा बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू पे टैक्स कलेक्ट किया? 18 रुपए की वैल्यू पे टैक्स किया, जो वैल्यू बाद में ऐड हुई थी। इसी वजह से चीज क्या हो गई? सस्ती हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या नहीं कर रही, ना ही जिस चीज को ऑलरेडी टैक्स कर चुकी है जिस वैल्यू को, दोबारा से टैक्स नहीं कर रही। यानी डबल टैक्सेशन क्या हो गया? खत्म। टैक्स के ऊपर टैक्स क्या हो गया? खत्म। समझ आई बात? नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ किस वैल्यू पर टैक्स लग रहा है? जो वैल्यू ऐड हो रही है। समझ आई बात? ये नहीं, इसीलिए जीएसटी को क्या कहा जाता है? एक तरीके का वैल्यू एडेड टैक्स। समझ आई बात? ये नहीं आती? समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो जीएसटी जो है ना, वो एक तरीके का वैल्यू एडेड टैक्स है। सबसे पहली बात तो वो गुड्स की वैल्यू पे लगता है और सिर्फ उस वैल्यू पर लगता है जो उस प्रोडक्शन के अंदर ऐड हुई है। जिस वैल्यू पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका, गवर्नमेंट के पास जा चुका, दोबारा उस वैल्यू पर गवर्नमेंट टैक्स मांगने वाली नहीं है। सिर्फ जो वैल्यू आप ऐड करेंगे उसी वैल्यू एडेड के अमाउंट पर गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट कर आपसे ले लेगी। आप भले से सामने वाले से कितना टैक्स ले रहे हैं? 34, लेकिन गवर्नमेंट को दे कितना रहा है? 4 रुपए, क्योंकि ये माना जा रहा है इस 34 रुपए में 30 रुपए गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुके हैं। समझ आई बात? ये नहीं, मिस्टर बी ने पे कर दिए थे ना, मिस्टर बी ने पे कर दिए तो मिस्टर बी ने अपना 30 रुपया अपने पास रख लिया, गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा 4 रुपए गवर्नमेंट को वापस कर दिया। समझ आई बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब देखो, अब मैं ना, ऐसा होता है कि कभी कभी ना बेसिक्स से बिल्कुल थियरी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आप कहते हैं यार हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतना आसान क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। तो वो इतना आसान क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। ओल्ड कोर्स में नवंबर 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और ये सवाल पूछा गया कितने में? 2 मार्क्स में। कितने में भाई? 2 मार्क्स में। अब जब पूछा ही 2 मार्क्स में गया है तो मैं डिफरेंस भी कितने दूंगा भाई? हाँ जी, तो अब 2 ही डिफरेंस देकर यहां पर हम बात खत्म करेंगे। पहले डायरेक्ट टैक्स के बारे में बता देते हैं और फिर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता देंगे। चलिए, डायरेक्ट टैक्स में लिखेंगे द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली विदाउट
the help of any intermediary, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट by shifting the burden on intermediary, ठीक है नहीं? समझ में आई बात? नहीं, हम क्या करते हैं, अपना बर्डन दे देते हैं बिजनेस ओनर को कि भाई तू हमारा टैक्स सरकार को जमा कर दियो। ये तो हो गया पहला डिफरेंस। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? प्रोग्रेसिव नेचर के। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस नेचर के होते हैं भाई? रिग्रेसिव नेचर के। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? जीएसटी। समझ आई बात या नहीं? तो ये 2 नंबर का सवाल हो गया। एक बार नवंबर 2016 या 15 के अंदर, ये भी ओल्ड कोर्स का ही था क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिससे आप उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना, और अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं। सबसे पहला, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखो, आपको अच्छे से मालूम है गवर्नमेंट की जो बजटेड रिसीट्स होती है ना, उसके 2 मेजर पोर्शन होते हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट और एक होती है कैपिटल रिसीट। अब बताओ मुझे, रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट को कहा जाता है ना ही जिसकी वजह से कोई एसेट रिड्यूस हो और ना ही जिसकी वजह से कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो। और कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है या तो गवर्नमेंट को कोई एसेट बेचना पड़ता है या फिर किसी लाइबिलिटी को लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। अब मुझे बताओ, कैपिटल रिसीट बहुत ज्यादा तो नहीं होती होंगी। गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आता है तो कहां से आता है? रेवेन्यू रिसीट से। और रेवेन्यू रिसीट में सबसे मेजर पोर्शन किसका होता है? टैक्स का। और टैक्सेस में सबसे ज्यादा टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो किससे कलेक्ट करती है? आईडीटी से। इनकम टैक्स तो जितनी इकोनॉमी के लोग हैं ना, मुश्किल से 5% लोग क्या पे करते हैं? इनकम टैक्स पे करते हैं। ज्यादा टैक्स अगर कोई गवर्नमेंट को, अगर सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में होती है तो वो किससे होती है? इनडायरेक्ट टैक्स से। इसीलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, वो गवर्नमेंट का क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। समझ आई बात? ये नहीं आती। दूसरी चीज, दूसरा फीचर जो हम इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। देखो, इनकम टैक्स के साथ तो क्या मैटर है कि जो टैक्स पेयर है डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को खुद पे कर देता है। लेकिन अभी यहां पर मैंने बात बताई ना, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट बाय शिफ्टिंग द बर्डन ऑन इंटरमीडिएरी। ये दूसरा फीचर है किसका? इनडायरेक्ट टैक्स का। समझ में आती है बात? ये नहीं आती। तीसरी चीज, रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। समझ आई बात? ये नहीं आती। कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, अपने आप समझ जाओगे। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होते हैं इन्फ्लेशनरी। क्या होते हैं भाई? इन्फ्लेशनरी। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशनरी होते हैं। अब आप कहेंगे इन्फ्लेशनरी कैसे हुए? देखो, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो किसी भी रीजन की वजह से बढ़े तो कहा जाता है कि मार्केट में क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन। समझ आई बात? ये नहीं आती। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या जीएसटी की वजह से नहीं बढ़ जाएगा? सर नहीं, बढ़ तो नहीं रहा था, अभी अभी हमने देखा है पहले के मुकाबले कम हो गया। अबे भाई, मैं मुकाबला करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इंडिया में किसी भी तरीके का कोई गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो ही ना, किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स ना हो। मैं यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स ये है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के साथ चार्ज होता है। अगर बिना इनडायरेक्ट टैक्स के सामान बेचा जाए तो बताओ वो सस्ता होगा या नहीं होगा? अब इनडायरेक्ट टैक्स आप चार्ज करो, चाहे वो जीएसटी हो या कोई भी टैक्स हो, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को तो बढ़ाएगा ही ना। तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इन्फ्लेशनरी होते हैं। वो कमोडिटीज की प्राइस के साथ ऐड होकर लोगों के ऊपर उसका भार बढ़ा देते हैं।
तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशनरी। तो ये 4 फीचर आप याद रख सकते हैं किसी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है जी। अब हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। देखिए जी, मान लेते हैं कि एक एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड ने परचेज किया है रॉ मटेरियल। क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो है 10 लाख रुपए। लेकिन 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें देना पड़ा जीएसटी। क्या देना पड़ा? अब जीएसटी जरा सुन लो। जीएसटी है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आप कहेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है? तो जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही है। साथ में क्या लगा हुआ है? सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट। यानी आप जब भी जीएसटी चार्ज करते हैं तो जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा आपको, सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में। समझ आई बात या नहीं आती? रेट मान लीजिए अगर 20% है तो 10% सीजीएसटी का होगा और 10% एसजीएसटी का होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा रेट यही रहने वाला है। रेट्स तो गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, हम अपने एग्जाम्पल के लिए 20% का रेट ले रहे हैं और जितना भी रेट आपके पास हो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी के पार्ट में। समझ आई बात या नहीं आती? चलिए, तो एबीसी लिमिटेड ने परचेज किया रॉ मटेरियल 10 लाख रुपए में और साथ में क्या देना पड़ा? हाँ जी, एबीसी लिमिटेड को 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी। यानी ये जो टैक्स है ये 10% जाता होगा सेंट्रल के पास और 10% जाता होगा स्टेट के पास, क्योंकि एक्साइज और वैट दोनों खत्म हो गए ना, स्टेट सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स। तो एक तरीके से जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है वो आधा आधा दोनों गवर्नमेंट में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद एबीसी लिमिटेड ने सिर्फ परचेज ही नहीं किया, इन्होंने कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी किए। और वो प्रोसेसिंग चार्जेस कितने के थे? 5 लाख रुपए के। ठीक है जी। और इतना सब कुछ करने के बाद इन्होंने उसे इसमें प्रॉफिट भी ऐड किया अपना। ₹2 लाख का। और प्रॉफिट लगाने के बाद इन्होंने खुद जब इन्होंने बेचा तो बेचते वक्त, सेल करते वक्त इन्होंने सीजीएसटी 10% और एसजीएसटी 10% चार्ज किया और इसे आगे बेच दिया। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो अब जरा हमें ये देखना है कि जो एबीसी लिमिटेड है वो सरकार को कितना टैक्स पे करेगी। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपना। हम पहले ये देखते हैं कि जो एबीसी लिमिटेड है उसके लिए इनकी सेल वैल्यू क्या होगी। मुझे बस इतना बताइए कि इन्होंने परचेज करते वक्त जो रॉ मटेरियल इन्होंने परचेज किया वो कितने का परचेज किया? 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए। और जैसे ही इसे खरीदा तो इन्होंने सीजीएसटी, इसे हम कहते हैं इनपुट सीजीएसटी। क्या कहते हैं इसे? जब आप इनपुट खरीदते वक्त जीएसटी पे करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो इन्होंने इनपुट सीजीएसटी पे किया 10%, 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख। इनपुट एसजीएसटी 10 लाख का 10% अगेन 1 लाख। तो टोटल ये पेमेंट कितनी कर आए? 12 लाख। अब जिस बंदे को इन्होंने पेमेंट करी होगी उसने क्या करा होगा? 10 लाख रुपए अपने पास रख लिए होंगे और 1-1 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए होंगे। बताइए हाँ या ना? अब मेरा आपसे सवाल आता है कि ये जो 12 लाख रुपए ये बंदा पे करके आया है, इसमें से इसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है? क्या इसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 12 लाख है? क्या इसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 10 लाख है? इसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 10 लाख रुपए। क्योंकि 1-1 लाख रुपए जो इसने ये टैक्स का पे किया है ना,
ये तो इसे गवर्नमेंट वापस करेगी, क्योंकि ये कंज्यूमर थोड़ी है, ये तो क्या कर रहा है, इसे आगे बेच रहा है। तो ये जानता है कि इसको ये 2 लाख रुपए वापस मिलने वाले हैं, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, 10 लाख। कितनी है भाई, 10 लाख। और जैसा कि क्वेश्चन मुझे बता रहा था, 5 लाख रुपए इसने इसके ऊपर और लगाए, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है जी। और इसने अपना इसके अंदर क्या जोड़ा, प्रॉफिट। क्या जोड़ा भाई, प्रॉफिट। कितना, 2 लाख। 2 लाख। कितना हुआ ये, 17 लाख। इसे आप क्या कहते हैं पता है, इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या कहा जाता है इसे, ट्रांजैक्शन वैल्यू। जीएसटी में इस वैल्यू को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये वर्ड याद रखिएगा। फिर इसके ऊपर अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 17 लाख रुपए की चीज तैयार हुई है, क्या ये इसका इनपुट है या आउटपुट है, आउटपुट। तो ये इसको बेचते वक्त जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करेगा। तो इसके ये जो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट सीजीएसटी 10%। 17 लाख का 10% कितना होता है, 170। और आउटपुट एसजीएसटी, हाँ जी, 17 लाख का 10% कितना होता है, 170। तो इसको कितना कलेक्ट करना है भाई, ये कितना हो गया, 340 है ना, तो ये हो जाएगा 20,34,000, सॉरी 20,40,000। बताओ हाँ या ना। बस पहला सवाल मेरा, ये जो 10% चार्ज हुआ, ये किस किस वैल्यू पे चार्ज हुआ, 10 लाख पे जो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी थी, 5 लाख और 2 लाख, ये क्या थी, वैल्यू एडेड। क्या थी, वैल्यू एडेड। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो 10 लाख पर ऑलरेडी ये क्या पे कर चुका है, जो टैक्स पे कर चुका है ना, ये दोबारा गवर्नमेंट को पे करने वाला नहीं है। तो यानी यहां पर क्या नहीं होने वाला, डबल टैक्सेशन नहीं होने वाला। और तो और ये जो 2 लाख रुपए हैं उसे आपने 17 लाख में इंक्लूड नहीं किया, तो यानी डबल टैक्सेशन भी नहीं होने वाला और टैक्स के ऊपर टैक्स भी नहीं होने वाला। समझ में आती है बात या नहीं आती। तो अब इसने क्या किया होगा, सामान बेचा होगा और 20,40,000 रुपए कलेक्ट कर लिए होंगे। बताइए हाँ या ना। अब ये गवर्नमेंट इससे मांगती है कि लाओ जी हमें टैक्स पे करो। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स। हाँ जी, मुझे बताइए आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया इसने कस्टमर से, 170। सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, लाओ जी हमारा 170 पे करो, तो ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मैं इनपुट परचेज करते वक्त इनपुट सीजीएसटी दे चुका हूं, कितना, 1 लाख, और वो आपने मुझे देने का, वापस देने का वादा किया था, तो यानी मैं सिर्फ आपको कितना दे रहा हूं, 70,000। समझ आई बात या नहीं। ये है नेट सीजीएसटी पेबल। समझ आई बात या नहीं आती। आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 170। स्टेट गवर्नमेंट आती है, लाओ जी हमारा 170 वापस, नहीं जी आपको मैं इनपुट एसजीएसटी कितने का, 1 लाख रुपए का दे चुका हूं। समझ आई बात या नहीं आती। सिर्फ कितना पे करूंगा, 70। ये क्या है, नेट एसजीएसटी पेबल। यानी सिर्फ जो आपने ये कलेक्ट किया है कितना, 340, इसमें से कितना पे करना पड़ रहा है, 140, क्योंकि 2 लाख आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। और देखो वैल्यू एडिशन कितना हुआ था, 7 लाख, तो 7 लाख का 10% कितना बनता है, 70,000। यानी गवर्नमेंट के पास सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स जा रहा है। समझ में आती है बात या नहीं आती। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, नोट क्या लिखेंगे हम यहां, देयर इज नो मल्टीपल टैक्सेशन, जिसे मैं डबल टैक्सेशन कह रहा था, कोई बार बार एक चीज दोबारा टैक्स नहीं हो रही, एंड नो कास्केडिंग इफेक्ट, किसी भी तरीके का कोई कास्केडिंग इफेक्ट भी यहां पर हमें नजर नहीं आ रहा, जिसे हम टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। बताओ बात क्लियर होती है नहीं होती, एनी प्रॉब्लम इन दिस। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपने ये जो जीएसटी पे करना है, यानी ये जो
70 हज़ार रुपये आपको पे करने हैं। ये आप कब पे करेंगे? मान लीजिए आपने ये जो सेल करी है ना वो जनवरी मंथ में की है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। किस मंथ में करी है? जनवरी मंथ। तो आपको बताऊँ इस 1,40,000 को गवर्नमेंट को कब पे करना पड़ेगा? फेब्रवरी मंथ में। कब पे करना पड़ेगा? और फेब्रवरी मंथ में किस डेट को? 20 तारीख को। कौन सी तारीख को भाई? 20 तारीख को। और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे, जब भी आप सरकार को कोई पेमेंट करते हैं ना तो सरकार आपको ना एक रिसीट देती है, एक रसीद जिसे कहा जाता है, एक रसीद देती है, एक रिसीट देती है। और उस रिसीट को हम चालान कहते हैं। क्या कहते हैं? चालान। और उस चालान का नंबर क्या होगा? PMT 06। क्या होगा उस चालान का नंबर? PMT 06। तो मैं आपको ये चीज कायदे से लिखवा देता हूं, ठीक है ना। यहां हम लिखेंगे अ सप्लायर shall be required to pay GST up to 20th of next month। हाँ जी, एक सप्लायर को जीएसटी कब पे करना होता है? अगले महीने की 20 तारीख तक। पेमेंट shall be made with चालान। चालान बेटा रिसीट को कहते हैं, चालान फाइन को नहीं कहते। वो तो असल में लोगों ने चालान चालान इसलिए फेमस कर दिया कि जब वो ट्रैफिक वाले क्या नाम है आपका फाइन लेते हैं ना तो आपको एक वो रसीद दे देते हैं और उस रसीद को क्या कहा जाता है? चालान कहा जाता है। तो लोगों को लगता है चालान काट दिया। चालान फाइन का मतलब होता है। चालान तो भाई रिसीट को कहते हैं गवर्नमेंट की। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो आपको पेमेंट करनी है, शैल बी मेड, चालान नंबर, हाँ जी, PMT 06। देखो ये PMT किसकी फुल फॉर्म है? पेमेंट की। और ये 06 उसका नंबर है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? और ये पेमेंट ऑनलाइन होगी, ठीक है जी। सेक्शन 170 कहता है जीएसटी एक्ट का, वो कहता है जीएसटी शैल बी राउंडेड ऑफ, GST shall be rounded off in the multiple of 1 rupee। समझ आई बात? ये नहीं? एंड इफ देर इज 50 पैसा और मोर it will be rounded off to the higher multiple। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे जीएसटी की अमाउंट आती है 231.60, तो इसका मतलब ये मतलब हो गया 232 रुपीज़। समझ आई बात? नहीं? जीएसटी की अमाउंट आती है 429.39 है ना, 46,429.39 पैसा। तो आप इसे कर देंगे 46,429 हो जाएगा। ये 50 पैसा से कम है ना, तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट 50 पैसा हुआ जैसे 23428.50, तो फिर आप इसे लिख देंगे 23529 लिख देंगे, ठीक है ना। 50 पैसा या उससे ज़्यादा हुआ तो आगे वाले रुपये में, वरना उससे पीछे वाले रुपये में। समझ आई बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी, अरे बताओ। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमने इनपुट के टाइम पर जैसे ज़्यादा टैक्स जमा कर दिया। इनपुट के टाइम पर हमने टैक्स दे दिया SGST का और CGST का हमने दे दिया 200 रुपये, और आउटपुट के टाइम पर SGST और CGST हमने कलेक्ट किया 150। तो गवर्नमेंट के पास इनपुट के टाइम पर ज़्यादा टैक्स चला गया हम पर, तो ये गवर्नमेंट के पास हमारे पास 50-50 रुपये की एक्सेस पेमेंट पहुंच गई। क्या पहुंच गई? एक्सेस पेमेंट। चलो ये भी छोड़ो, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, ये भी बता है। होता क्या है कि हमारा जो GST बन रहा था वो बन रहा था 50,000 का, लेकिन हमने गलती से 52,000 की पेमेंट कर दी। कितने की? तो यानी 2,000 रुपये की क्या हो गई?
एक्सेस पेमेंट। क्या हो गई भाई? एक्सेस पेमेंट। तो आपको ना गवर्नमेंट क्या दे देगी? रिफंड दे देगी। कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर। हाँ जी, कितने दिन के अंदर अंदर दे देगी? 60 अगर गवर्नमेंट 7 दिन के अंदर अंदर रिफंड नहीं देती तो गवर्नमेंट अगर आपको लेट पे करेगी ना, फिर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ पे करनी पड़ेगी। कितने इंटरेस्ट के साथ? 6% पर एनम। समझ आई बात? ये नहीं, 60 दिन के बाद से, 60 दिन के बाद से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो आप उसे यहां पर ऐसे लिख लो, हाँ जी, इन केस ऑफ एक्सेस अमाउंट, हाँ जी, इन केस ऑफ एक्सेस अमाउंट refund shall be granted within 60 days, otherwise interest at the rate 6% per annum shall be given by the गवर्नमेंट आफ्टर 60 डेज। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? बताओ, समझ आता है नहीं आता? अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम समझ लेते हैं। देखो, एक है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस रॉ मटेरियल या गुड्स, रॉ मटेरियल या स्टॉक एंड ट्रेड कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? स्टॉक एंड ट्रेड किसी दूसरे बिजनेस से खरीद रहा है। समझ आई बात? ये नहीं आती? देखो, अगर ये बिजनेस खुद मैन्युफैक्चरर होगा तो रॉ मटेरियल खरीदेगा, अगर कोई ट्रेडर होगा तो स्टॉक एंड ट्रेड खरीदेगा। ये बात क्लियर है? अंडरस्टूड है? हाँ जी, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से या तो रॉ मटेरियल खरीद रहा है या फिर स्टॉक एंड ट्रेड खरीद रहा है, और फिर आगे वो चीज किसको बेच रहा है? कस्टमर को बेच रहा है। समझ आई बात? ये नहीं आती? अब कस्टमर को अगर रॉ मटेरियल है तो फिनिश गुड बना के बेचेगा, या फिर स्टॉक एंड ट्रेड है तो एज इट इज स्टॉक एंड ट्रेड बेच देगा। आया ना? अब देखो, जब आप इनपुट परचेज करते हो तो उसे कहा जाता है इनवर्ड सप्लाई। क्या कहा जाता है? इनवर्ड सप्लाई। ठीक है भाई नोमान भाई? और जब उसको आगे बेचा जाता है तो उसे हम कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। समझ आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो अब इनवर्ड सप्लाई को हम क्या कह सकते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस। और आउटवर्ड सप्लाई को हम क्या कह सकते हैं? हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है ना? ये कोई लॉ की डेफिनेशन नहीं है, मैं ऐसी बेसिक बातें बता रहा हूं तुम्हें। समझ आई बात? ये टर्म असल में यूज होंगे तो हमें टर्म को समझ में आना चाहिए कि इनवर्ड सप्लाई क्या चीज है और आउटवर्ड सप्लाई क्या चीज है। अच्छा, जब इनवर्ड सप्लाई पर हम क्या करते हैं? टैक्स की पेमेंट करते हैं। हाँ जी, टैक्स की पेमेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। और जब हम सेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? तो उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं भाई? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स। जब गवर्नमेंट को हम पेमेंट करने जाते हैं तो हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट के ऊपर पे किए गए टैक्स को क्या करते हैं? माइनस। और जब ये आप इनपुट टैक्स को माइनस करते हैं ना, इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आप आउटपुट के टैक्स को पूरा पे ना कर कर इनपुट के टैक्स को उसमें से माइनस कर रहे होते हैं तो उसी टर्म को क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी यूटिलाइजेशन या फिर सेट ऑफ, कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन या फिर सेट ऑफ इनपुट टैक्स विद आउटपुट टैक्स। बताओ जी, बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आए ना? ये बात क्लियर है? कुछ और चीज मान लीजिए, आप
दिल्ली के सप्लायर है। कौन है? दिल्ली के सप्लायर। और जिसको आप बेच रहे हैं वो भी दिल्ली का ही परचेजर है। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो जब इसको आप आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, हाँ जी, जब आप इसको क्या करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई, तो उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहा जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन दी स्टेट। क्या होता है भाई? विद इन दी स्टेट। आप एक ही स्टेट में माल को बेच रहे हैं। समझ आई बात? नहीं? और जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है ना, उस वक्त जो जीएसटी आप चार्ज करते हैं उसको कहा जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो, रेट आपको मिलेगा या तो 0% या फिर 12%। पहले 12 से पहले 5 भी आता है ना। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 5 फेमस रेट हैं, और भी हैं, लेकिन मैं इन 5 में से किसी की बात कर रहा हूँ। मान लो अगर रेट 5% है तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अगर रेट 12% है तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 18 है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। 28 है तो 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? ये किसके साथ मैटर है भाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर आप हैं दिल्ली के सप्लायर और एक है दिल्ली का, दिल्ली का नहीं, इसे अब दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, ये है मान लो यूपी का परचेजर, ठीक है? तो आप जो इसको सामान बेचेंगे ये भी आउटवर्ड सप्लाई है, लेकिन ये सप्लाई जो आप किसी दूसरे स्टेट को बेच रहे हैं इसे कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहा जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट, इंट्रा वर्ड नहीं है क्या? इंटर, इसे कहते हैं बिटवीन टू स्टेट्स। दो अलग अलग, टू डिफरेंट स्टेट्स कहिए आप, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। समझ आई बात? और इंटर स्टेट सप्लाई में जो टैक्स का रेट चार्ज होता है, जो टैक्स लगता है, उसे कहते हैं हम आईजीएसटी। क्या कहते हैं? आईजीएसटी। अगर रेट 0% है तो पूरा 0%, पूरा 5%, पूरा, हाँ जी, 12%, पूरा 18%, पूरा 28%। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसको कलेक्ट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट आधा हिस्सा अपने आप किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन हम ये पूरा का पूरा टैक्स देंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आई बात? ये नहीं आती? और नाम क्या होगा इसका? आईजीएसटी। बात क्लियर होती है, नहीं होती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं। चलो भाई, आज के लिए इतने रखते हैं बेसिक्स के अंदर, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी? चलो जी, थैंक यू सो मच।